नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आज का पेपर अच्छा गया होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को देख रहा था, तो लगभग मानिए कि आज डी ग्रुप का पेपर था। अगर हम चारों पेपरों का अगर तुलनात्मक रूप से देखें, तो पॉलिटी मुझे डी में थोड़ी ठीक लगी। हालांकि ए में काफ़ी कठिन थी, बी सी और डी तक आते आते मुझे लगता है कि एक्सपर्ट के पास में वैसे प्रश्न नहीं बचे, तो हम ज़्यादा टफ नहीं कह सकते हैं। 15-16 क्वेश्चन अगर 25 में से 17-18 तक जा रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। 15 प्लस भी मैं मानता हूँ कि अच्छा स्कोर है, क्योंकि बाहर से देखना और पेपर को एक एग्ज़ाम हॉल के अंदर देखना, उस प्रेशर के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्योंकि बाहर से व्यक्ति बिना प्रेशर के बहुत अच्छे से सोच सकता है, लेकिन वहाँ इतने अच्छे से नहीं सोच पाते हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक डी ग्रुप में जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ है जीके वाला, जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के 25 प्रश्न। आप मानिए कि चारों ग्रुप में लगभग पॉलिटिकल साइंस के 25 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें 2 से 3 प्रश्न ऐसे आते हैं। हालांकि पहले के पेपरों में करंट का थोड़े ज़्यादा वेटेज था, 4-5 प्रश्न आते थे, लेकिन आपके इसमें ज़्यादा नहीं आए। 2 से 3 प्रश्न आईआर से संबंधित होते हैं, बाकी राजस्थान की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके प्रश्नों के बारे में कि कैसे रहेगा। लास्ट में ये भी बताऊंगा कि सक्सेस पॉइंट के वैसे ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में पॉलिटी मैंने पढ़ाई थी, तो सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम में पहले ही डाल रखे हैं, आप लोग वहाँ भी दे सकते हो। हालांकि उसके बाद में उन्हीं नोट्स से हमने एक अच्छी पुस्तिका भी बनाई थी, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। मैं उस बुक का रोल आपको बताऊंगा कि चारों पेपरों में कैसी भूमिका उसकी रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए कि पंचायत क्षेत्र के वयस्क पुरुष सदस्यों पर उप क्षेत्र के निवासियों के लिए साधारण उपयोगिता के किसी भी सार्वजनिक कार्य के सनिर्माण के लिए विशेष कर जो है वो अधिरोपित कर सकते हैं। बिल्कुल, हम पंचायती राज आर्टिकल 243 के विभिन्न क्लोज में देखते हैं कि ऐसा कर सकती है, पंचायत के पास में इस प्रकार की शक्ति रहती है। ये बिल्कुल ठीक कथन है। फिर आप दूसरा देखिए, पर तो वह किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक श्रम करने या उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने के बदले में उस प्रकार के संदाय से छूट दे सकेगी। ये भी बात ठीक है, ऐसा भी अगर वो चाहे तो कर सकती है। ये स्वैच्छिक श्रम की बात है। तो हमें सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो पंचायत क्षेत्र के वयस्क पुरुष क्षेत्रों पे मैंने कहा कि निवासियों पर साधारण उपयोगिता के किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए कर अधिरोपित करती है। हम लोग देखते ही है पंचायत के मतलब पंचायत के 3 स्तर भी करते हैं, नगरीय निकाय भी करते हैं। तो इसमें दोनों कथन ठीक है, तो राइट उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, राज्यपाल के पद एक तरफ आर्टिकल है, हालांकि हम अच्छे से इनको पढ़ते हैं। 156 राज्यपाल की पदावधि की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और 157 राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए अर्हताओं की बात करता है। 158 राज्यपाल की शपथ की बात नहीं करता है, ये बात करता है देखो अर्हता मतलब योग्यताओं के बाद में आती है शर्तें। हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, योग्यता के बाद शर्त के बाद में शपथ। तो शपथ का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 159 में, तो ये कथन गलत है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया है। तो मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को कहता भी हूँ, प से प्रक्रिया, प से 55, तो ये तो ठीक है। एग्जैक्टली 3 नंबर ऑप्शन इसमें निकाला जाएगा। गलत का पूछा है तो 3 नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए कि विधि द्वारा गठित किसी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है। हालांकि इसमें ऑप्शन इजी थे, तो इजी गोइंग हो सकता है। देखो आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि आरपीएससी जो है वो राज्य सरकार, विधानसभा और राज्यपाल, इनके पास शक्ति होती है। और यूपीएससी राष्ट्रपति के पास होता है वैसे, और विधि से संबंधित काम उसका संसद करती है। जेपीएससी जो होते हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन,
जेपीएससी का काम भी राष्ट्रपति और संसद करते हैं। तो राज्य सरकार, विधानसभा, राज्यपाल। आपसे सवाल पूछा है कि विधि बनाने की शक्ति मुख्य सचिव, ऐसा कोई काम नहीं करता है। राजस्थान विधानसभा एग्जैक्टली ठीक है। राष्ट्रपति मैंने कहा यूपीएससी जेपीएससी को देखते हैं, संसद भी उसका है। विधि बनाने का काम वैसे राज्य में विधानसभा का है और ये संसद का है। अब इसमें समस्या ये हो सकती है, हालांकि इन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग का पूछा है, तो राजस्थान में सिर्फ विधानसभा ही है, लेकिन अगर वैसे पब्लिक सर्विस कमीशन का पूछे तो विधान मंडल होना चाहिए था ऑप्शन। लेकिन यहाँ सही हो सकता है क्योंकि ये स्पेशल राजस्थान के संदर्भ में पूछते हैं, तो विधानसभा वर्ष और विधान परिषद होते हैं, विधान परिषद यहाँ नहीं है, तो विधानसभा का ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन ही राइट माना जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित बातों पर चर्चा करनी है। आयोग की कार्य प्रणाली का निर्धारण राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है, एक तो ऑप्शन में था। और दूसरी बात है कि कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग विनियम 2001 में लागू हुए। एग्जैक्टली दोनों बातें ठीक है। ये राजस्थान सरकार ही देखती है कार्य प्रणाली, और ये जनवरी 2001 में नियम लागू हुए। तो हमने अच्छे से लिखवाया था, नोट्स में भी अच्छे से दोनों बातों का जिक्र है, तो दोनों बातें ठीक हैं। और इसमें भी ये भी हमने अच्छे से आरपीएससी मानवाधिकार आयोग बहुत अच्छे से टॉपिक दिए थे उसमें। ये तो खैर कॉमन क्वेश्चन है, सब जगह आपको मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न आप लोग देखिए, यहाँ से 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में समिति व्यवस्था की बात करें। हालांकि एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का ऐसे ही मैसेज आया कि सर समितियों के संबंध में काफ़ी कन्फ्यूज है। कन्फ्यूज होना भी ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो समितियां गठित होती है उसमें संख्या इधर उधर होती है। बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज थे कि स्थायी समितियां कितनी हैं, वित्तीय कितनी हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा था। तो मैंने टेलीग्राम पॉलिटी विद जसकरण चारण पे एक पोस्ट की थी जिसमें समितियों का बहुत अच्छे से बताया था। तो काफ़ी विद्यार्थियों के मेरे पास वापस मैसेज भी आए थे कि सर आपने समितियों के बारे में ऑफिशियली डाटा मैंने भेजा था विधानसभा की वेबसाइट से लेके, और स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान में इसमें 2 श्रेणियों की जो समितियां हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समितियां। 22 स्थायी समितियां, उसमें 4 वित्तीय समितियों के नाम भी थे, 18 अन्य स्थायी समितियों के भी नाम थे। बहुत अच्छे से एक लेख विधानसभा की वेबसाइट से ही लिया था, और ये प्रश्न भी वेबसाइट से ही बनाया है। तो आप लोग मानिए कि 1 और 2 दोनों बातें ठीक हैं। आप वहाँ पॉलिटी विद जसकरण चारण में देख भी सकते हैं, एज इट मैंने ये डाला था। और अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में, इसके सदस्यों को उसके पद से राष्ट्रपति आदेश द्वारा केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय कैसे प्रतिवेदन मिले। हालांकि ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसी आपके एग्जाम के अंदर पहले भी पूछा गया, आज फिर ये रिपीट हो गया। राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी सदस्य को हटा सकेगा यदि उसकी राय में वह सदस्य मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। तो दोनों बातें ठीक है, 1 नंबर ठीक और 2 नंबर भी ठीक है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये रिपीट हुआ है, पहले भी यार इसी वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया, आज फिर वापस सेम आया क्वेश्चन। राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित नए सिद्धांतों योजनाओं के अंगीकरण को अंतर्वलित करने वाले समस्त महत्वपूर्ण मामलों को जहां आवश्यक हो मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के पश्चात मुख्य सचिव द्वारा प्रभारी मंत्री के माध्यम से निपटाया जाएगा। एग्जैक्टली ठीक बात है। मुख्य सचिव स्वप्रेरणा से किसी भी विभाग में किसी भी मामले से में संबंधित कागज पत्रों को देखने के लिए मंगा सकते हैं। ये बात ठीक है कि क्योंकि मंत्रिमंडल के जितने भी निर्णय जो होते हैं, मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करने का काम जो है वो किसका होता है, मुख्य सचिव का होता है। तो मुख्य सचिव अगर उससे लागू करेगा तो मैंने कहा कि स्वप्रेरणा से कोई पत्र मंगवा भी तो सकता है। मुख्य सचिव बराबर मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल की बैठकों में बराबर भाग लेता है, सारी कार्यवाही को लिखता है, सारी कार्यवाही को क्रियान्वित करने का काम भी मुख्य सचिव का है। अच्छे से मैं ऑफलाइन क्लासों में इस बात को बताता हूँ। शायद ये मैं परसों ही एक रीड के हमारे F बैच में पढ़ा रहा था, और आज किसी बच्चे ने कहा कि सर आपने परसों सारी बात जो बताई वो आज एज इट आ गई। तो अच्छा प्रश्न था, 1 और 2 दोनों ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उस समय तो ये था कि जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और वित्त आयोग के भी अध्यक्ष रहे। ये अभी सेकंड ग्रेड में दूसरा प्रश्न है जो रिपीट हो रहा है, मैं बताऊं आपको। तो हीरालाल देवपुरा है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। अगर प्रोटेम स्पीकर का पूछा जाए कभी, तो भैरों सिंह शेखावत को याद रखना आप लोग।
राजस्थान के मंत्रियों के लिए आचार संहिता के निम्नलिखित आचार संहिता के संबंध में कौन सा गलत कथन है? देखिए आप लोग, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री वार्षिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री को नहीं, ये 31 जनवरी नहीं होती है, ये तारीख होती है 31 जुलाई। तो प्रॉपर्टी के लिए आपको संपत्तियों का जो विवरण देता है वो 31 जुलाई को देना होता है। अगले और कथन पढ़ लेते हैं। सरकार से कोई भी अचल संपत्ति खरीदने बेचने से बचे, सिवाय इसके कि ऐसी संपत्ति सरकार द्वारा सामान्य प्रकार से अनिवार्य अर्जित की हो। कोई व्यवसाय शुरू करने से उसमें शामिल होने से बचे, ये भी ठीक है। सुनिश्चित करें कि उसके परिवार के सदस्य उस सरकार को माल सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यवसाय शुरू ना करें, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे होंगे तो मंत्री सारे अपने ही रिश्तेदारों के नाम से टेंडर कर देंगे, जो भी काम हो रहा है दूसरे किसी को मिलेगा ही नहीं, तो गलत बात है पहला ऑप्शन 1 नंबर। राज्य के चौथे राष्ट्रपति शासन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो इसमें राष्ट्रपति शासन का हुआ है। देखो मैंने उस दिन भी आपको बताया कि आपको ऐसे याद रखना है, स और फिर वे र, फिर र और च और ब, बीच में आएगा ध। बस ऐसे बहुत से बच्चों को ने रट रखा है। ये सरदार हुक्म सिंह संपूर्णानंद इसमें हो गई, वेदपाल त्यागी रघुकुल तिलक हो गई। र का मतलब रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक लगाया भी इन्होंने, हटाया भी इन्होंने। इसमें थे एम चन्ना रेड्डी ने लगाया, बलिराम भगत ने हटाया, बीच में धनिकलाल मंडल एक और आते हैं, तो 3 राज्यपाल हो गए इसमें। च से चन्ना रेड्डी हो गई। इसमें आप लोग देखिए कि धनिकलाल मंडल, बलिराम भगत और एक दरबारा सिंह, ये स्वरूप सिंह कार्यवाहक है ये भी, और तीसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा दरबारा सिंह। लेकिन एक बात इसमें आपको मैं बताऊं कि दौरान कौन से राज्यपाल नहीं था, ये क्वेश्चन मुझे तो वापस देखना होगा कि चौथे राष्ट्रपति में मुझे लगता है कि धनिकलाल मंडल, बलिराम भगत, एम चन्ना रेड्डी 3 थे। इस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन हो सकता है आपका, तो इसका उत्तर मुझे लगता है कि दरबारा सिंह, स्वरूप सिंह थे जरूर, लेकिन उस समय नहीं थे, ये फरवरी 92 तक रहे हैं, तो ये भी गलत हैं और ये भी गलत है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि डिलीट होगा अनिवार्य। आप ऑब्जेक्शन भी इस पे लगा सकते हैं, वेबसाइट से राज्यपालों की लिस्ट लेके इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मैं बात करूंगा इसकी, अलग से मैं प्रूफ वगैरह भी आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ आप लोगों को चाहिए तो, क्योंकि दरबारा सिंह तो खैर उस समय का दौर नहीं था, ये तो खैर आयोग तो इससे ही मानेगा, लेकिन स्वरूप सिंह भी इससे पहले थे, राष्ट्रपति शासन के दौरान नहीं थे। तो चलो ये डिलेटेड माना जाता है, इसका उत्तर ये माना जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्शन में है, स्वरूप सिंह इस समय नहीं देंगे। ये धनिकलाल मंडल, बलिराम भगत, एम चंद्रा रेड्डी होंगे इसके। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत एक नया राजनीतिक दल पंजीकृत किया जा सकता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है, धारा 29 से। हालांकि राजनीतिक दलों और दबाव समूहों में इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया, लेकिन ये लाइन ज़रूर दी थी। और राजनीतिक दलों के बारे में हालांकि मैंने पीपीटी से पढ़ाया था, लेकिन ये मैंने लिखवाई थी बात, और 1 नंबर ठीक है। भारत कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य? भारत विश्व व्यापार का संस्थापक सदस्य है, और इसकी स्थापना जब से हुई तब से। स्थापना आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जनवरी 1995। B.R. अम्बेडकर ने भारत के संविधान की आधारभूत इकाई, देखो अम्बेडकर व्यक्ति को आधारभूत इकाई मानते हैं, न ग्राम को, समुदाय को नहीं। व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है B.R. अम्बेडकर के अनुसार। तो आप लोग ध्यान में रखें, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात करने वाले, त्रि की बात करने वाले, राष्ट्र से इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन देना सबसे पहली प्राथमिकता B.R. अम्बेडकर ने मानी है, तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान 21वां अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की अनुसूची में सिंधी को सम्मिलित किया गया। देखो 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं, अभी 22 भाषाएं। अभी आप लोग ये बात ठीक है कि इसमें संशोधन 72वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये भाषाएं तो ठीक है, लेकिन 72वां नहीं है, ये 71वां संविधान संशोधन है, तो ये गलत हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। 52वें संविधान में ठीक है बोडो, फिर डोगरी, मैथिली और संथाली, इसमें ड मैथिली, संथाली एग्जैक्टली ठीक है, 4 भाषाएं, तो ये भी ठीक है। सही विकल्प 1 और 3 हो जाएगा।
3 नंबर। मजदूर किसान शक्ति संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1990 महाराष्ट्र में नहीं हुई। MKSS की स्थापना कहाँ पे हुई है? राजस्थान, अजमेर, ब्यावर, ठीक है ना। तो ये राजस्थान में हुई है। हम इसको अच्छे से अरुणा राय वगैरह को पढ़ते हैं, जहाँ से RTI निकला, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये ठीक है, ये गलत है, सॉरी, महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान होगा। मजदूर किसान संगठन ने भारत में सूचना का अधिकार कानून पारित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। एग्जैक्टली ठीक बात है। अगर पूछा है सही कौन सा है, केवल 2 सही है, 1 गलत है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल हम बात कर रहे हैं 39 का की, एग्जैक्टली सही बात है। तिब्बत पर भारत चीन समझौता 1954 से संबंधित, ये 29 मार्च 1954, आपको तारीख तो याद ही होगी, 29 मार्च की जगह जो है वो अप्रैल आएगा। तो पहली प्राथमिकता है कि ये कथन गलत है, संघाई में हस्ताक्षर नहीं हुआ, बीजिंग में हुआ। ये अच्छे से बहुत जगह हमने लिखवाया है, प्रधानमंत्रियों में, नेहरू में लिखवाया, विदेश नीति में तो बार बार इसको घुमा घुमा के लिखवाया, चीन के साथ संबंधों में इसको लिखवाया, तो कथन गलत। इसके प्रस्तावना में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत है, इसलिए इसको पंचशील कहते हैं। ये बात ठीक है, सही है। इस समझौते पर भारत की ओर से राजदूत नेद्याम राघवन ने हस्ताक्षर किए, एग्जैक्टली ठीक बात है। सही कथन है 1, 2 और 3, पहला गलत हो जाएगा। अगर पहले को निकाल दिया जाए तो वैसे ही उत्तर निकल रहा था, आप लोगों को पता होना चाहिए। 29 मार्च की जगह हो सकता है आप कंफ्यूज ना हुई हो, बाकी क्वेश्चन ठीक था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा मध्य प्रांत का यह नाम प्रावधानित किया गया। हालांकि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रांत और हम बरार ही बोलते हैं, तो एग्जैक्टली 2 नंबर। 1935 के अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। हालांकि रिपीट ऐसे हुआ कि उसमें प्रांतों के नाम पूछे गए थे, जो नाम याद रखना मुश्किल था कि 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनी, 5 में एक सदनी। तो उसमें थोड़ा टफ प्रश्न पूछा कि प्रांतों के नाम पूछे, आपको सिर्फ पूछा गया 6। हालांकि उस दिन का वीडियो सॉल्यूशन आपने अच्छे से देखा है, तो 4 से 5 प्रश्न आप पॉलिटी के सही कर सकते थे इसमें। तो एग्जैक्टली 4 नंबर, ऑप्शन 6 राज्य। किस राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी वरीयता के मतों की गणना की गई? हालांकि ये प्रश्न आप लोगों में से बहुत से सही किया होगा। एकमात्र वीवी गिरी, जो आप लोगों को पता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस अपना आधिकारिक कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी को बनाती है, इंदिरा गांधी अपना अलग से कैंडिडेट खड़ा करती हैं, वीवी गिरी। अब तो आप लोग समझिए, इंदिरा गांधी ने इसी में अंतरात्मा की आवाज का नारा दिया। फिर क्या है कि कांग्रेस के वोट अलग हो गई, इंदिरा गांधी के अलग हो गए। प्रथम राउंड में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया, क्योंकि वेद मतों की संख्या बटे 2 + 1 हासिल करने में, निर्धारित कोटा हासिल करने में असफल रहे। ऐसे में फिर दूसरे राउंड की गणना हुई, वीवी गिरी जीते। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्दलीय बने। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें, ये अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। परमाणु हथियारों के निषेध संधि, भारत के दृष्टिकोण की अगर बात करें, भारत परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि का समर्थन नहीं करता है। एग्जैक्टली हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि संधियां भेदभावकारी हैं। हम ना एनपीटी पे हस्ताक्षर किए, ना हमने सीटीबीटी पे हस्ताक्षर किए, क्योंकि हमारी नज़र से ये संधियां ही भेदभावकारी है। एक तरफ परमाणु संपन्न देशों की बात करती है, एक विपन्न बात करती है, तो ये ठीक बात है। भारत ने परमाणु हथियारों निषेध पर संधि पर भारत में भाग लिया, नहीं लिया। भारत का मानना है कि यह संधि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान नहीं करती, ना ही यह कोई नया मानक मानदंड तय करती है। सही विकल्प 1 और 3 हो जाएंगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगले आप लोग देखिए कि इसमें 2 है। 1735 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया। बिल्कुल सही बात है। अस्पृश्यता को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 से परिभाषित किया गया, ये भी ठीक है। तो दोनों ठीक है। अच्छे से हमने लिखा है, नोट्स में भी आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, अपनी बुक्स में आप लोग आराम से देख सकते हैं। आर्टिकल 17 के अंदर हमने बहुत अच्छे से ये दोनों बातें लिखवाई थी, अच्छे से ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाया था। अब तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8 बार निर्वाचित हुआ है। बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्वाचित सदस्य के रूप में 8वीं बार।
2023-24 में नहीं है, 2021-22 में है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कौन सा सही है? तो सही केवल एक है, 3 नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) से संबंधित 75(3) लोकसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायी। देखो, मैं आर्टिकल 75 आपको बहुत अच्छे से कहता हूं कि एक ट्रिक से आप याद रखें। सबसे पहले नि प्र सा स योग्य और वेतन, ये आपको 6 शब्द याद रखने हैं। निप्रशास योग्य वेतन। आर्टिकल 75 अनिवार्य रूप से एक प्रश्न आता है, जहां भी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जिक्र होता है, एक प्रश्न आता है, आपको कुछ नहीं करता है, निप्रशास योग्य वेतन। आप देखो, नि से नियुक्ति और प्र से प्रसाद पर्यंत, सा से सामूहिक उत्तरदायित्व और स से शपथ, योग्य से योग्यता और वेतन से वेतन भत्ते। तो आप लोगों को एग्जैक्टली याद होना चाहिए 75। हालांकि मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट को मैं कहता हूं कि सेकंड ग्रेड छोड़िए, रेट वालों को अच्छे से ये आर्टिकल याद है, पूरे प्रावधान बहुत अच्छे से उनको ये याद है, वो गलत नहीं कर सकते हैं। ये निप्रशास तीसरा ठीक बात करता है। 75 कभी लागू होगा? जब लोकसभा भंग नहीं होती है। हाँ, ये बात ठीक है कि सामूहिक उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति है। अब लोकसभा ही नहीं है तो ये लागू कैसे होगा? नहीं होगा, ये भी ठीक बात है। तो सही ए बी दोनों सही। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रांतों में मंत्री प्रांतीय विधानमंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। नहीं, गलत बात। प्रांतों में मंत्री प्रांतीय विधानमंडल द्वारा नियुक्त नहीं, प्रांतों में मंत्री विधानमंडल के प्रति साम नहीं, ये भी गलत बात। प्रांतों में आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर मंत्रियों की सलाह से, यहाँ गवर्नर सलाह से सही बात है। प्रांतों में वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी वित्तीय नीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं कर पाए, इसीलिए तो ये शासन असफल हुआ द्वैध प्रांतों में। तो ये भी सही बात है। आपसे अपन ऐसे गलत का पूछा गया है तो 1 और 2, 4 नंबर ऑप्शन। हम लोग अगर बात करें इस प्रकार से 25 प्रश्न आए, जिसे 5 प्रश्नों को अगर आप लोग छोड़ते हैं तो 20 सवाल मैं इसमें ठीक अच्छे से सरल प्रकृति की मानता हूँ। ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था अगर माना जाए, और 15+ स्कोर अच्छा स्टूडेंट इसमें कर सकते हैं, 16-17 तक भी जा सकते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि परीक्षा हॉल में जैसा अभी हम बाहर में सोच रहा हूँ वैसा नहीं होता है, बहुत दबाव होता है, तो कठिनता तो मुझे लगता है कि होती है। हमें जो बाहर सरल लगता है वो अंदर सरल नहीं लगता है, थोड़ा एनवायरनमेंट का फर्क रहता है। लेकिन अगर हम चारों ABCD के पेपरों को देखें तो पॉलिटी के आपके एवरेज क्वेश्चन 25 पूछे गए हैं। हालांकि अपने नोट्सों से भी आप लोग देखेंगे, नोट्सों की बजाय बुक को अपने थोड़ा विस्तार किया था, क्योंकि नोट्स लिखवाने की थोड़ी सीमा होती है। ऑफलाइन बोल बोल के आप इतना लिखवाते हैं, लेकिन अगर आप उसी नोट्स से अच्छे से अपनी बुक्स शो की, लगभग इस पेपर में तो आप लोग देखेंगे कि 20+ क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। 22-23 भी हो सकते हैं, 2-3 प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए। अन्यथा आप लोग देखेंगे तो 17-18+ क्वेश्चन आपको प्रत्येक पेपर में मिले। मैं केवल फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, मैं SST पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा हम मात खा गए, क्योंकि SST पॉलिटी आपको पता है बहुत कठिन पूछी गई। उसमें 25 में से आप मानिए कि 13-14 क्वेश्चनों को हम कवर कर पाए। उसमें भी अगर हम बात करें, जिसने 10 सवाल किए वो बहुत अच्छे लेवल में है। 8 प्रश्न भी SST में पॉलिटी का करता है तो बहुत बेस्ट है। हालांकि समाजशास्त्र हमने वापस थोड़ा उसको रिकवर कर लिया, क्योंकि 19 में से 18 क्वेश्चनों को वहाँ हमने अच्छे से कवर कर लिया अपनी बुक में। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि फर्स्ट पेपर मैंने कहा कि अच्छा किया है, अभी इस किताब को और अच्छे से अपडेट कर रहे हैं, बढ़िया से मॉडिफाई करके 1 महीने के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। और अगली बार उम्मीद कर रहे हैं कि 25 में से आप समझिए 20+ ही रहेंगे अपने। तो आप लोग पेपर आप लोगों ने दे दिया है, जैसा भी रहा है, अगर अच्छा हुआ है तो भी आगे लग जाएं, अच्छा नहीं हुआ है तो भी लग जाएं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी परीक्षा जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। अगर आप सफल हो रहे हैं तो ऊपरी और भी एग्जाम है वहाँ कोशिश कीजिए, नहीं हो रहे हैं तो ये यकीनन मानिए कि मेहनत तो की, लेकिन कई बार किस्मत साथ नहीं देती है। तो अगले जो भी आप लोग देखें, आप सबसे अच्छा विकल्प आपके पास जो है उसमें आप लोग प्रयास करें। सक्सेस पॉइंट की पूरी टीम आपके साथ में है
किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए आप किसी भी गुरुजी से पूछ सकते हैं। बिल्कुल हम हर समय तैयार हैं मार्गदर्शन के लिए, अच्छे बेहतर कंटेंट देने के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वरिष्ठ अध्यापक का जो फर्स्ट पेपर जीके का पेपर है ग्रुप डी का, उसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजवंश से संबंधित जो क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे। हालांकि पिछले जो पेपर हुए उसकी तुलना में आज का पेपर थोड़ा सा हल्का था, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, कोई जटिल क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन एक या आधा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा, वो भी जटिल नहीं है, क्रम पूछा है इसलिए हो सकता है उसमें आगे पीछे हो सके, बाकी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं। देखते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लोक देवताओं व उनके पूजा स्थल या मंदिर संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित जो है वो नहीं है? सबसे पहला है भूरिया बाबा पांचोटा, बस यही उत्तर हो जाता है आपका। देखिए पांचोटा क्षेत्र जो है वो तलीनाथ जी से संबंधित है, तलीनाथ जी, लोक देवता तलीनाथ जी का मंदिर जो है वो आपके पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी है वहां पर बना हुआ है। रही बात भूरिया बाबा की, तो इनको गौतमेश्वर भी कहा जाता है, गौतम ऋषि इनका मूल नाम था। इनका सबसे मुख्य मंदिर जो है, ये ध्यान रखना, मीणा समाज के ये मुख्य देवता माने जाते हैं। इनका मुख्य मंदिर जो है वो गोडवाड़ा क्षेत्र हम कह सकते हैं, पाली और सिरोही के जो सीमा पर एक सिरोही में गांव है जिसका नाम है पोशलिया गांव। पोशलिया गांव में सिरोही, पोशलिया गांव सिरोही में जो है इनका मंदिर बना हुआ है। गौतमेश्वरी जी का मंदिर हम कह सकते हैं अरणोद प्रतापगढ़ में भी बना हुआ है, वो गोमतेश्वरी महादेव है, ये गौतम ऋषि का मंदिर है, या भूरिया बाबा का मंदिर है। पोशलिया सिरोही क्षेत्र इनका मुख्य है, बाकी सभी सही है। हड़बू जी का मंदिर बैंकटी फलोदी में है, और बैंकटी फलोदी में हड़बू जी का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ आज भी हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है, जो छकड़ा गाड़ी बैलगाड़ी थी, मूर्ति के स्थान पर उस गाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है। मलिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। वीर फता जी सांथू गांव जालोर में गोरक्षक देवता, ऐसा वीर फता जी का मंदिर बना हुआ है। तो भूरिया बाबा जो है आपके उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि पांचोटाओं में इनका मंदिर नहीं होकर आपके सिरोही मुख्य क्षेत्र है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे? राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं संत रामचरण जी। सोडाग्राम में इनका जन्म हुआ, बाद में ये जो है अपने गुरु की तलाश में जो है गृह त्याग देते हैं, और दांतड़ा भीलवाड़ा में इनको कृपाराम जी मिलते हैं और कृपाराम जी से दीक्षा ले लेते हैं। वहाँ पर इन्होंने अपना एक हम कह सकते हैं भक्ति मार्ग अपनाया, मूर्ति पूजा की इन्होंने विरोध किया, तो वहाँ मूर्ति पूजकों ने जो है इनका विरोध किया और इनको जो है कष्ट दिए, इसलिए मजबूरन इनको जो है क्षेत्र छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। उसी समय शाहपुरा के शासक थे रण सिंह, जिन्होंने जो इनके उपदेशों से प्रभावित थे, और रण सिंह ने उनको शाहपुरा बुलाया रामचरण जी को, और उनके लिए रहने के लिए छतरी बनाई, मठ बनाया, और वहीं पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। तो रामचरण जी इसने जो संप्रदाय चलाया उसको राम स्नेही संप्रदाय कहते हैं, और उनकी मुख्य पीठ जो है वो आपकी शाहपुरा है, शाहपुरा मुख्य पीठ, जिसकी स्थापना रामचरण जी ने की। हालांकि इसके 3 और पीठें हैं, रैन नागौर में है, सीथल बीकानेर में है, और खेड़ाबा जोधपुर में भी स्थित है। यहाँ आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संत रामचरण जी। संत मावजी ने कौन सा चलाया था? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। महर्षि नवलाराम जो है जोधपुर के मानसिंह के समय थे कह सकते हैं, और नवलाराम ने नवल संप्रदाय चलाया, जोधपुर में इसकी पीठ है। और संत चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय चलाया। डेहरा अलवर में एक पीठ है, और एक आपके दिल्ली में है, मुख्य रूप से इसकी पीठ दिल्ली में है। चरणदासी संप्रदाय राजस्थान का एकमात्र संप्रदाय है जिसकी पीठ राजस्थान से बाहर है। यहाँ उत्तर हो जाएगा 4 नंबर संत रामचरण जी। राजस्थान में मुख्य मेलों और उनके स्थानों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए शीतला माता का मेला चाकसू में, बिल्कुल शीतला माता का जो मंदिर है वो चाकसू में बना हुआ है। चाकसू जयपुर में है, तो शीतला माता का मेला भी चाकसू में भरा जाता है। शीतला अष्टमी को भरा जाता है, हम कह सकते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ जो मेला भरा जाता है उसकी एक विशेषता है कि इस मेले में शामिल होने के लिए आस पड़ोस के लोग जो है वो बैलगाड़ियों पर बैठ कर आते हैं, और बैलगाड़ियों को बड़े सुंदर तरीके से सजाया जाता है। चारों तरफ बैलगाड़ियां सजी दिखने को मिलती हैं, इसलिए इसको बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है। ध्यान रखना, बैलगाड़ी मेला, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर, बिल्कुल डूंगरपुर में भी आप साबला में भी नवा टापरा, सोममाही और जाखम के त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा को ये मेला भरा जाता है।
माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को मेला भरा जाता है। जीण माता का मंदिर सीकर, बिल्कुल जीण माता रेवासा सीकर में मंदिर है, नवरात्रि में मेला भरा जाता है जीण माता का। पाबूजी का मेला परबतसर, देखिए परबतसर मुख्य रूप से तेजा जी से संबंधित स्थान है। किससे है? तेजा जी। तेजा जी का यहाँ परबतसर में मुख्य मंदिर बना है और तेजा दशमी के दिन यहाँ पर भव्य मेला भरा जाता है, भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। पाबूजी का मेला ध्यान रखना मुख्य मेला है आपके कोलू या कोलू मंड कह सकते हैं, फलोदी, फलोदी में। और कब भरा जाता है? तो चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को। तो ये ऑप्शन आपकी गलत है क्योंकि पाबूजी का परबतसर से संबंध नहीं है, पाबूजी का संबंध है कोलूमंड से। तो 4 नंबर उत्तर जो है वो आपके सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। घटियाला का शिलालेख मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देता है, बिल्कुल। घटियाला शिलालेख जो है मात्र रवि ने इसकी रचना की है, मात्र रवि, और कुकुक ने लगाया है। दूसरा यही ऑप्शन है, यह शिलालेख प्रसिद्ध प्रतिहार शासक कुकुक ने उत्कीर्ण करवाया, बिल्कुल। दोनों ही कथन सही है। घटियाला शिलालेख जो है वो जोधपुर की घटियाला नामक स्थान, मंडोर के पास में घटियाला नामक स्थान पर 2 जगह पर स्थित है, ठीक है ना। एक तो आपके माता की शाल नामक स्तर, एक खोखू देवल करके 2 स्थान है, वहां पर 2 भागों में ये शिलालेख लिखा हुआ है। और इसमें हमको मुख्य रूप से ध्यान रखना आपके गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कुकुक की और भी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। तो दोनों ही ऑप्शन जो है आपके सही है। ये ध्यान रखना आपके उत्कीर्ण करवाया था 861 ईस्वी के आसपास कुकुक के द्वारा स्थापित करवाया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अ, ओ एवं ब दोनों ही सही होंगे, ध्यान रखना। ये भी सही है कथन और ये भी आपके सही है। नेक्स्ट है, अजमेर के चौहानों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है, अजयराज ने अपनी राजधानी सांभर से अजमेर स्थानांतरित की, बिल्कुल। अजयराज सांभर के चौहानों का पहला शासक था जो अपना केंद्र अजमेर को बनाता है, सांभर से अपना स्थान या केंद्र हटाकर अजमेर, क्योंकि इस अजमेर की स्थापना भी इसने की। 1113 ईस्वी में इसने जो है बीटली नामक पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसको अजय मेरू दुर्ग, बाद में तारागढ़ दुर्ग कहा गया, और आसपास एक नगर बसाया जिसको अजमेर नगर कहा गया, इसलिए इसने राजधानी बनाई। राजधानी में प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया, इसका नाम अना सागर। देखिए अना सागर झील का निर्माण जो है ये ऑप्शन गलत है, अजयराज ने नहीं करवाया। अजयराज का पुत्र था जिसका नाम था अर्णोराज, अर्णोराज ने जो है वो आपके अना सागर झील का निर्माण करवाया। अर्णोराज के नाम पर ही इसको अना सागर कहा जाता है। तो पहला तो सही है आपके ऑप्शन, दूसरा गलत है। तो दोनों क्या है? देखिए अ एवं ब दोनों सत्य हैं? नहीं, केवल ब सत्य है, ब सत्य तो नहीं है। अ एवं ब दोनों असत्य है, केवल असत्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? केवल असत्य है। एक अ नंबर जो है, 1 नंबर सत्य है, दूसरा अर्णोराज ने करवाया था, अजयराज ने झील का निर्माण नहीं करवाया। अगला क्वेश्चन है, कॉलम अ व कॉलम ब में सुमिलित है। इसमें एक तरफ एक नृत्य दिए गए हैं और एक तरफ जो है स्थान दिए गए हैं, सुमिलित करने हैं। तो देखिए हम सुमिलित कर सकते हैं। भवाई नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भवाई नृत्य आपके उदयपुर का प्रसिद्ध है, मतलब आपके 1 का तो हो जाएगा 2 नंबर, 1 का क्या हो जाएगा? 2। घुड़ला नृत्य जोधपुर का है, तो 1 का तो हो जाएगा आपके 2। घुड़ला कहाँ? जोधपुर का, मतलब 1। और बम नृत्य अलवर का, मतलब 4। और अग्नि नृत्य हो जाएगा बीकानेर का, मतलब 3। तो क्या हो जाएगा आपके अ का 1, अ का 2, 2 1 4 3, 2, ये 2 में 2 ही है, तो ये तो ऐसे ही चले गए। इसमें 2 है तो ये एक देख लेंगे, ये तो चला गया और ये भी चला गया। इसमें 2 है, 2 1, 2 के बाद 1, ये भी चला गया। तो आपके उत्तर हो जाएगा तीसरा, 2 1 4 3, ये हो गया 3 नंबर उत्तर जो है आपके सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकारों और राजस्थानी ग्रंथों में उनके कार्यों, एक तरफ जो है आपके रचनाकार दिए हुए, एक तरफ ग्रंथ दिए गए हैं, असुमिलित सॉरी मिलान करना है, इसमें भी ध्यान रखना। तो पृथ्वीराज राठौड़, देखिए पृथ्वीराज राठौड़ ने कौन सा इसमें से ग्रंथ लिखा? तो सिंपल है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको दुर्साडा ने 5वां वेद 19वां कुरान का, सॉरी 5वां वेद 19वां पुराण कहा है, वैली कृष्ण रुक्मणी। दूसरे का तो हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 2 नंबर, बीठू सूजा राव जेतसिरो छंद। तीसरा, राव जेतसी के ऊपर ग्रंथ लिखा बीठू सूजा ने, राव जेतसिरो छंद। सदाशिव भट्ट का है राज रत्नाकर, तो इसका हो जाएगा वापिस 1। और इसका जगजीवन भट्ट का रह गया अजीतोदय, तो इसका 4 ही हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 3 1 4, 2 3 2 3 1 4,
2 3 1 4, तो इसका भी जो है आपके 3 नंबर सही हो जाएगा। 2 3, तो ये हो जाएगा 2 3 1 4, ठीक है, आपके ये हो जाएगा 3 नंबर, इसका भी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाले मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था राज सिंह। राज सिंह जो है मेवाड़ के शासक थे, महाराणा राज सिंह, ये लिखा हुआ महाराणा राज सिंह, इन्होंने विजय कटकातु की धारण उपाधि की, मतलब विजय मतलब युद्ध में विजय को धारण करने वाला व्यक्ति। तो औरंगजेब से इन्होंने संघर्ष किया था। हम अमर सिंह के समय मुगल मेवाड़ संधि हो गई, उसके बाद में मेवाड़ और मुगलों के बीच में वापिस संघर्ष जो है इन्हीं के समय देखने को मिलता है। कुछ समय औरंगजेब की नीतियों से नाराज होकर और राज सिंह ने उनकी नीतियों का विरोध किया और उनके संघर्ष किया, ठीक है ना। बाद में जय सिंह के समय, राज सिंह के बाद जय सिंह शासक बनते हैं और जय सिंह ने एक साल 1.5 साल संघर्ष किया, बाद में संधि कर ली, जिसको मेवाड़ मुगल की दूसरी संधि कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा महाराणा राज सिंह, उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से राजस्थान में प्रचलित प्रसिद्ध साफे या पगड़ियों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इनमें नाम दिए, इसमें कौन कौन सी पगड़ियां हैं। ये सीधा क्वेश्चन आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की पुस्तक से उठाया गया है, जहां एक लाइन में सभी पगड़ियां दी हुई है। अटपटी पगड़ी, शिव शाही पगड़ी, विजय शाही पगड़ी, खंजर शाही पगड़ी, शाहजहानी शाही पगड़ी। तो ये सभी पगड़ियां, अमर शाही भी पगड़ी, विजय शाही भी, शाहजहानी शाही, खंजर शाही, तो उपरोक्त सभी जो है ये पगड़ियों के क्या है आपके प्रकार माने जाते हैं। तो ये सभी पगड़ियों के जो है प्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है, आमेर के राजा। ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे का जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, बाकी सीधा सीधा हमने भी पढ़ा है क्लास में, तो सीधा लिखवाया है, ऑर्डर पूरा बिल्कुल सामान्य है, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे आमेर के राजा मानसिंह में निम्नलिखित में प्रशासनिक नियुक्तों को काल क्रमानुसार सही विकल्प के रूप में चुने। अब देखिए, महाराणा प्रताप के खिलाफ मानसिंह को अकबर ने भेजा, हल्दीघाटी युद्ध हुआ, लेकिन हल्दीघाटी युद्ध जो है उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। जिस उद्देश्य से अकबर ने प्रताप पर आक्रमण किया, मानसिंह उसे एक उद्देश्य में भी सफलता हासिल नहीं कर सका। न प्रताप को पकड़ पाया, न प्रताप को मार पाया, न प्रताप को अपने अधीन कर पाया। कहते हैं कुछ विद्वान कि इस असफलता से जो है आपके अकबर जो है वो मानसिंह से नाराज हो गया और मानसिंह को फिर जो है इसने कहाँ भेज दिया, उत्तर पश्चिम क्षेत्र भेज दिया। हालांकि उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र मतलब ये जो काबुल कंधार वाले क्षेत्र है, यहाँ पर अकबर का ही कोई भाई था, चाचाई भाई रहा होगा, जिसका नाम था हाकिम मिर्जा। उसने जो है इन क्षेत्रों पर अधिकार, तो प्रशासक नियुक्त था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उसने विद्रोह कर दिया और कुछ कबीलाई जो जातियाँ थी, उनमें यूसुफजाई है, अफगानी है, इन्होंने भी जो है वहाँ पर विद्रोह कर दिया। तो मानसिंह को इन सभी विद्रोह को शांत करने के लिए 1580 में सबसे पहले प्रशासक नियुक्त किया। 1580 में प्रशासक नियुक्त करते हुए कहाँ भेजा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश भेजा। मानसिंह वहां गया और इन सभी के विद्रोह को जो है इसने क्या कर दिया, शांत कर दिया। जब इन्होंने हाकिम मिर्जा जो है मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में ये पूरा शांत क्षेत्र हो जाता है और वापस मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो 1585 में ध्यान रखना, आपके काबुल का जो है अकबर ने मानसिंह को सूबेदार नियुक्त कर दिया। 87 तक यहाँ रहा और 87 को जब वापिस आता है मानसिंह, तो मानसिंह को बिहार भेज दिया, क्योंकि बिहार में कुछ हिंदू शासकों ने या अफगानों ने जो है वो विद्रोह कर दिया था। तो बिहार भेजा आपके 1587 में बिहार अभियान पर भेजा और यहीं रहते हुए बिहार जब ये अभियान पर था मानसिंह, तो मानसिंह के पिता की मृत्यु हो जाती है 1590 में। तो मानसिंह को जो है क्या कर दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है जयपुर का या आमेर का। मानसिंह यहाँ वापिस आमेर आ जाता है, लेकिन आमेर आने पर बिहार में वापिस विद्रोह हो जाता है, तो वापिस भेज दिया जाता है बिहार। दूसरी बार बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। बिहार के बाद में इसको भेजा गया आपके बिहार में। विद्रोहियों को जब खदेड़ा तो वो उड़ीसा की तरह चले गए। उड़ीसा पर भी आक्रमण किया मानसिंह ने, उड़ीसा में जो है शांति स्थापित की। उड़ीसा से जो है ये अफगान जो है आगे भाग जाते हैं बंगाल की तरफ, तो इसको फिर जो है बंगाल भेज दिया जाता है। तो बंगाल, वैसे बंगाल इसको 3 बार भेजा गया था, बंगाल इसको 3 बार नियुक्त किया गया था। पहली बार 1594 ईस्वी में किया गया था। तो ये क्रम रहेगा आपके। तो पहले सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 2 और 1, 4 3, मतलब 3 नंबर ऑप्शन आपके सही होगा। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश का प्रशासक बनाकर वहां भेजा गया। शांति स्थापित की गई तो काबुल का सूबेदार बना दिया गया। यहाँ पूरी तरह शांति स्थापित होगी तो वापिस बुला लिया गया, बिहार भेज दिया गया। बिहार में शांति स्थापित करने के बाद में इसको बंगाल भेजा गया।
तो ये आपके ऑर्डर क्या हो जाएगा, DCBA उत्तर आपका जो है वो सही हो जाएगा। हमने नोट्स में स्पष्ट रूप से इसके बारे में लिखा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकला के कोटा स्कूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सही है, कोटा से संबंधित। कोटा के महाराव भीम सिंह ने अपने संरक्षण में चित्रकला में कृष्ण भक्ति एवं वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया। बिल्कुल, ये भीम सिंह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था और वल्लभ संप्रदाय का इस पर इतना प्रभाव था कि ध्यान रखना मित्रों कि इसने जो है नंदग्राम जो है वो कोटा का नाम बदल कर रख दिया था और खुद का नाम कृष्णदास रख दिया था, कृष्णदास, और बरसाना नाम रख दिया था, बरसाना शेरगढ़ 12 में जो दुर्ग है उसका नाम बरसाना रख दिया था। इसलिए भीम सिंह के समय कोटा चित्र शैली में सबसे ज्यादा वल्लभ संप्रदाय के ही चित्र बने। बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से हमने भी लिखवाया था, हर जगह लिखा हुआ है। दूसरा, राजा उमेद सिंह ने कोटा शैली की चित्रकला में शिकार से संबंधित चित्रों को संरक्षण दिया। बिल्कुल, उमेद सिंह के समय शिकार संबंधी सबसे ज्यादा चित्र जो है वो आपके आखेट संबंधी चित्र जो है वो कोटा चित्र शैली में बने। और कोटा चित्र शैली से संबंधित ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि कौन सी राजस्थान की चित्र शैली है जिसमें शिकार दृश्यों का सर्वाधिक चित्रण किया गया, या रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया, या महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा, अ एवं ब दोनों ही सही हैं। तो कोटा चित्र शैली से संबंधित दोनों ही कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की सैन्य संरचना के किसी भाग का नेतृत्व नहीं कर रहा था। अब इसमें जो नाम दिए गए हैं, अगर हमने बात करते हैं तो ये जगन्नाथ कछवाहा, देखिए कछवा जो है वो मुगलों के साथ थे हमेशा, तो प्रताप के साथ नहीं थे। और जगन्नाथ कछवा तो ध्यान रखना हल्दी घाटी युद्ध में हरावल का प्रतिनिधित्व कर रहा था आपके मुगल सेना का कछवा, तो ये तो महाराणा प्रताप के साथ था ही नहीं, सीधा सीधा उत्तर है। बाकी पूंजा, भामाशाह, मानसिंह, झाला, ये सभी लोग जो है। लेकिन प्रताप के चांदावल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जगन्नाथ, लेकिन वो पुरोहित थे, जगन्नाथ पुरोहित थे, न कि जगन्नाथ कछवा थे। तो जगन्नाथ कछवा जो है ये तो मुगलों का था, मुगल सैनिक था, मुगल सेनापति था। तो प्रताप के किसी भी सैन्य में संरचना में जो है ये नेतृत्व नहीं कर रहा था, सीधा उत्तर है। अगला है, शिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया। शिवाना किला जो वर्तमान बालोतरा में है, मारवाड़ शासकों की शरणस्थली व आपातकालीन राजधानी, इसको अणखिला किला भी कहा जाता है, क्योंकि एक दोहा है, अणखिल्लो किल्लो यूं कहे आव कल्ला राठौड़, मौसर उतरे महणों और तोशर बंधे मोड़। तो ये अणखिल्ला किला भी कहा जाता है शिवाना को। मारवाड़ शासकों की जो है आपके क्या कहा जाता है, शरणस्थली, आपातकालीन राजधानी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया था आपके वीर नारायण पवार ने हल्देश्वर नामक पहाड़ी के ऊपर। और इसमें 2 शाखे हुए, ठीक है ना, एक तो आपके सातल देव के समय और एक कलाजी राठौड़ के समय। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेनानायक की मृत्यु रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान राजपूत सेना के एक मंजनीक पत्थर क्या है, मंजनीक पत्थर वर्षा करने का एक यंत्र था। मंजनीक, ढेंकुली, भैरव यंत्र, अर्रादा, ये सभी पत्थर वर्षा करने के यंत्र थे जिनका प्रयोग हमीर ने किया था। हमीर जो है इन्हीं यंत्रों के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर पत्थर वर्षा कर रहे। मंजनीक से इन्होंने एक पत्थर वर्षा की और उनमें से एक पत्थर जाकर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां के लगा और नुसरत खां वहीं पर मारा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना, नुसरत खां। क्वेश्चन इसको थोड़ा लंबा कर दिया, बाकी सीधा पूछते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की पत्थर वर्षा में मृत्यु हुई। तो नुसरत खां की जो है ध्यान रखना मृत्यु हो गई थी आपके पत्थर लगने से। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति था नुसरत खां और उल्गू खां के नेतृत्व में, इन दोनों के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी। लेकिन जब नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है फिर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं जो है वो रणथंभौर अभियान के लिए आता है। तो ये क्वेश्चन थे, सिंपल थे, और सभी क्वेश्चन जो हैं हमारे नोट्स में ही आए हैं। वो आप जो सक्सेस परिवार का सदस्य है उसको पता होगा कि एक भी क्वेश्चन जो है वो इधर उधर नहीं हुआ। किसी ने मोड़ तोड़ के दिया होगा, लेकिन किसी ने अगर अपने जो नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें से वो क्वेश्चन उत्तर जो है वो निकाल ही लेता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के ग्रुप डी के जीके पेपर के सॉल्यूशन की। इस सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे यहाँ इस फर्स्ट पेपर के तहत ज्योग्राफी के जो 20 से 21 सवाल आए हैं इनके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। और इसी के तहत हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे, पहला प्रश्न है
राजस्थान के कौन से जिले में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत दशाब्दी अंतर अंकित किया गया? और इसके अंतर्गत दशाब्दी अंतर मतलब दशकीय वृद्धि दर से पूछा जा रहा है, दशकीय वृद्धि दर। और दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा बाड़मेर में देखी गई। तो इसके अनुसार बाड़मेर के अंदर सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर है जो कि 32.5% रही। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक तरफ दिए गए हैं पर्यटन स्थल और दूसरी तरफ दिए गए हैं जिले। पर्यटन स्थल और जिलों के संबंध में हम यहाँ बात करते हैं, गैटोर की हवेलियों की बात करते हैं। तो गैटोर की हवेलियाँ, गैटोर की छतरियाँ जयपुर में, आहड़ म्यूजियम आहड़ सभ्यता के संबंध में उदयपुर में, मीरा मंदिर है चित्तौड़गढ़ में और कर्ण महल है बीकानेर में। इसके अनुसार हमारा उत्तर बनेगा 3, 1, 2, 4। 3, इसे 1 से ही इसका उत्तर निकल रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के युग्म में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कम था? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बांसवाड़ा में है, जबकि यहाँ से देख सकते हैं, ये अपने क्लास नोट्स के ये हैं, इसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत में बांसवाड़ा और डूंगरपुर आते हैं, जहाँ पर क्रमशः 76.4 और 70.8% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। जबकि न्यूनतम में हम बात करते हैं तो बीकानेर और नागौर में 0.3% है। और इसके अंतर्गत भी हमें यही पूछा गया है, एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम कहाँ है? तो इसके अनुसार आप लोग देख सकते हैं, ये बीकानेर और नागौर इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में मसाला पार्क रिको के द्वारा राज्य के अंदर औद्योगिक विकास के संदर्भ में कुछ संस्थान संचालित किए जा रहे हैं, और इसी क्रम में स्पाइस पार्क या मसाला पार्क के बारे में पूछा गया है। और ये आप लोग मसाला पार्क के संदर्भ में यहाँ पढ़ सकते हैं। ये है मसाला पार्क रामपुरा भाटियान जोधपुर, जो कि तिवरी मथानिया का क्षेत्र है, और रामगंज मंडी कोटा। ठीक है, तो ये है मथानिया, तिवरी मथानिया और रामगंज मंडी कोटा मसाला पार्क। ठीक है, राजस्थान का पहला मसाला पार्क रामपुरा भाटियान जोधपुर तिवरी मथानिया है और दूसरा रामगंज मंडी। नेक्स्ट, राजस्थान में मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार अगर सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ऑन एवरेज बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में वर्षा होती है। जिले की बात करें तो स्थान में माउंट आबू को पढ़ते हैं। जबकि लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर ये डेटा कुछ चेंज हुए, जहां उनके एवरेज से भी अधिक बारिश हुई, और इसमें हम बात करते हैं तो बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी के दाहिनी ओर की सहायक नदी है? दाहिनी ओर की, लूणी की दाहिने ओर की। और इस संदर्भ में आप लोग यहाँ से लूणी नदी के मैप को देख सकते हैं। तो दाहिने ओर से आने वाली नदी की बात करें या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र से आने वाली नदी की बात करें तो ऐसी इकलौती नदी है जोजड़ी, जो कि मेड़ता क्षेत्र से आती हैं। तो ये जोजड़ी नदी दाहिनी ओर से आने वाली लूणी की इकलौती सहायक नदी है। ये है जोजड़ी, मेड़ता क्षेत्र से आ रही है, पांडलू गांव। ठीक है, तो जोजड़ी नदी इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार यहाँ आप लोगों को बताना है कि वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्या है। देखिए, प्रशासनिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के वनों को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें आरक्षित वन, सुरक्षित या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आते हैं। इसके अंतर्गत हम रिजर्व फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये राज्य के अंतर्गत 37%, रक्षित या सुरक्षित वनों की बात करते हैं 56.6, जबकि अवर्गीकृत वनों की बात करते हैं तो ये रहेगा 6.50 या 6.5%, और ये है इसका उत्तर 6.50%। ओके, नेक्स्ट, मध्यमाही बेसिन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है।
और इसमें से सही कथन को या सही कथन के कूट को पहचानना है। माही बेसिन, ये है माही बेसिन का क्षेत्र है और इस माही बेसिन के संदर्भ में इसे स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से, यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ते हैं डूंगरपुर का क्षेत्र और बांसवाड़ा का क्षेत्र, जनरली हम लोग इसको वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है वागड़ का क्षेत्र है। और इसके बाद में हम इसमें पढ़ते हैं, ये सही बात है, यह क्षेत्र सोम, जाखम और इरू नदियों का क्षेत्र है। यह है सोम नदी, ये है इरू या एराव नदी और ये है जाखम नदी। इनके द्वारा ये अपवाहित क्षेत्र भी हैं। साथ ही साथ तीसरा कथन है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीबीएफ कहते हैं। जो जीबीएफ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमांत भ्रंश की बात कर रहे हैं, तो ये महान सीमांत भ्रंश इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है क्योंकि ये बेंगू चित्तौड़गढ़ से शुरू होता हुआ चंबल नदी के पैरेलल चलता है, इसलिए ये कथन इसका गलत रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ए और बी इसका उत्तर सही है। ए और बी, केवल ए और बी इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है पशुधन नस्ल और उसके उपनाम से बात करें तो यहां आ रहे हैं। पहली बात, चोकला सोनाड़ी। चोकला सोनाड़ी नहीं है, चोकला को राजस्थान भारतीय मेरिनो कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? भारतीय मेरिनो उपनाम से जाना जाता है, न कि सोनाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कथन हमें यहाँ से पहले ही युग्म में पता चल गया, ये इसका सुमिलित युग्म नहीं है। गिर रेंडा सही है, थार पारकर को मालानीस और मगरा को चक्री कहते हैं, लेकिन ये चोकला सोनाड़ी इसमें गलत है। नेक्स्ट, 2022-23 के 23 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्रतिशत पूछा गया है और ये आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार पूछा गया है, जिसमें 2022-23 का भूमि संबंधी उपयोग दिया गया है और ये राजस्थान का भू उपयोग, और इसके अनुसार ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र राज्य की कुल भूमि का यानी कुल भूभाग का 53.74% है और इसके अनुसार ये रहेगा 53.75 इसका सही उत्तर। ओके, नेक्स्ट है 2020 में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का था? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का 3.6% अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? यूनेस्को के द्वारा जो हॉटस्पॉट सूची जारी की जाती है, इस तप्त स्थल सूची के अंदर जो कि यूनेस्को जारी करता है, इस सूची में टोटल 36 साइट्स हैं और इस 36 साइट्स के अंदर भूमध्य सागरीय बेसिन शामिल है, सुंडालैंड शामिल है, मेडागास्कर शामिल है, लेकिन ये पाकिस्तान का सुलेमान किरथर श्रृंखला इसका भाग नहीं है, तो ये है सुलेमान किरथर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR 2023 18वीं वन रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वनावरण और वृक्षावरण है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां से ऑप्शन है 21.6%। 21.6% की बात करें तो ये 21.7% है, वो केवल वनावरण है। क्या है? केवल वनावरण। जबकि वृक्षारोहण की बात करें तो ये 2.91% है। तो इस प्रकार से अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो ये रहता है आपका 25.17%। तो इसमें 25.17% इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, सतपुड़ा रेंज। भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंधित सवाल पूछा गया है। सतपुड़ा श्रेणी और इसका सुदूर पूर्वी विस्तार किस नाम से जाना जाता है? अब इस डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, यह है सतपुड़ा की पहाड़ियां। ऊपर का ये क्षेत्र तो है आपका विंध्याचल, इसके नीचे ये सतपुड़ा की पहाड़ियां, जिसका पश्चिम से पूर्व के विस्तार की ओर बात करते हैं तो सबसे पश्चिम में गुजरात में इसके विस्तार को गिर की पहाड़ियां और राजपीपला की पहाड़ियां कहते हैं। आगे की ओर चलने पर ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र से बात करें तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में गाविलगढ़ की पहाड़ियां कहलाती हैं। महादेव की पहाड़ियां संपूर्ण विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में इससे आगे पूर्वी विस्तार जो मैकाल की पहाड़ियां हैं, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अवस्थित है। ये इसके सतपुड़ा की पूर्वी पहाड़ियों के रूप में जानी जाती हैं और इस मैकाल की पहाड़ियों का ही सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अमरकंटक, जहां से नर्मदा, सोन
जैसी नदियों का उद्गम होता है। तो इसका उत्तर रहेगा मैकाल। ये देखिएगा, ये गिर, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और ये सबसे पूर्वी विस्तार मैकाल की पहाड़ियां। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं मैकाल श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट। किसने यह प्रतिपादित किया कि ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का तप्त होना भारतीय मानसून के उद्भव का महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? देखिए, जब हम पी कोटेश्वरम के सिद्धांत की बात करते हैं तो इस सिद्धांत का खुद का नाम यही है। इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट स्ट्रीम अवधारणा, या इसे कहते हैं तिब्बत के पठार का भारतीय मानसून पर प्रभाव। तो स्पष्ट रूप से यहां से क्लियर हो जा रहा है, और वापस से इसमें आप पढ़ सकते हैं कि तिब्बत के पठार का इस पूरे पेज से आप स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां से सारांश में ही क्लियर हो जाता है कि इसका तिब्बत के पठार का भारतीय मानसून पर प्रभाव कोटेश्वरम का सिद्धांत है। ठीक है, जिसे हम लोग पूर्वा जेट स्ट्रीम अवधारणा भी कहते हैं। नेक्स्ट, रणजीत सागर बांध तथा दुलस्ती जल विद्युत परियोजनाएं। रणजीत सागर और दुलहस्ती परियोजनाएं। रणजीत सागर जिसे थीन बांध परियोजना भी कहा जाता है, और ये रावी नदी से संबंधित है। ये है रावी नदी, और रावी नदी के ऊपर देखिए ये थीन बांध परियोजना, जिसका नाम है रणजीत सिंह सागर बांध। तो राजा रणजीत सिंह सागर बांध, जिसे थीन बांध कहते हैं, ये रावी नदी के ऊपर पंजाब में संचालित परियोजना है। और दूसरी पूछी गई है दुलहस्ती परियोजना, और दुलहस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी के ऊपर है, ये है चिनाब नदी की परियोजनाएं। और चिनाब नदी की इन परियोजनाओं की बात करें तो बगलियार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सलाल, इसको हम शॉर्ट में बीडीएस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीडीएस। इसके अलावा अन्य पाकलदुम, चेनानी, ये भी इस नदी के ऊपर संचालित है। तो ये है चिनाब नदी की प्रमुख परियोजनाएं। तो इस तरह से हम रावी और चिनाब को इसका उत्तर सही मानेंगे। रावी रणजीत सागर थीन बांध, और दुलहस्ती परियोजना चिनाब पर है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्वतरेखीय कथन और कारण दिए गए हैं, और इसमें से हमें इसे पहचानना है। पहला कथन दिया गया है कि विश्वतरेखीय और उष्णकटिबंधीय वाताग्रहों को अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब दो विपरीत स्वभाव की या विपरीत दिशाओं से आने वाली वायु राशियां आपस में मिलती है तो वाताग्र का निर्माण होता है। और ये यहां से देखिएगा, ये ITCZ है। ये ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको हम अंतर उष्ण अभिसरण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। यहाँ उत्तर से आने वाली व्यापारिक पवनें और दक्षिण से आने वाली व्यापारिक पवनें आपस में यहाँ अभिसरित होती हैं, आपस में टकराती हैं, और इस कारण से वाताग्र उत्पन्न होते हैं। तो ये वाताग्र का क्षेत्र है। कथन सही है। दूसरा, यह वाताग्र उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनों का मिलन स्थल है। देखिए, अब उत्तर पश्चिमी, ये उत्तर पश्चिमी नहीं है, ये उत्तर पूर्वी है। इसको शॉर्ट में नेट कहते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है जो आपस में यहाँ पर मिलती है। लेकिन यहाँ दोनों ही है, ये गलत दिए गए हैं, इसलिए ये कारण इसका गलत है। जब कथन और कारण में से एक भी गलत होता है तो हम इसे व्याख्या वाले ऑप्शन को तो क्रॉस कर देते हैं। अब बात करते हैं इस पर, तो ये ए सही है और आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर का सीमावर्ती सागर नहीं है? ये है वर्ल्ड मैप। इसके ऊपर हम बात करें तो सार्गेसो सागर की बात करते हैं, तो ये है सार्गेसो सी, जो कि अटलांटिक ओशियन का सीमावर्ती सागर है। कैरेबियन सागर की बात करें तो ये कैरेबियन सागर है, जो कि वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के पास का भाग है, ये भी अटलांटिक ओशियन का भाग है। लेब्राडोर सागर की बात करें तो ये देखिए, ये भी अटलांटिक ओशियन का लेब्राडोर सागर यहाँ पर इसका भाग है। अब बात आती है, जब तीनों ही इसमें है तो इसमें से कौन सा अटलांटिक का भाग नहीं है? ब्यूफोर्ड सी है, जो कि ब्यूफोर्ड सी भाग है अटलांटिक ओशियन का। ये है आपका आर्कटिक ओशियन का, ये है ब्यूफोर्ड सागर। ब्यूफोर्ड सागर आर्कटिक ओशियन का सीमांत सागर है। तो इस तरह से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 2025 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम बताइए। सही अवरोही क्रम की बात करें तो इसके अंदर रहेगा ब्राजील, बांग्लादेश, जापान और जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट, हेमावती और काबिनी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? हेमावती और काबिनी कावेरी की सहायक है। ये है कावेरी नदी का मैप, और कावेरी नदी में आप देखें ये है हेमावती और काबिनी नदियां, ये दोनों ही किसकी सहायक है? कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार से ये आपके
टोटल 20 सवाल थे जो हमने इसमें बात की ज्योग्राफी के संबंध में। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आपको आपके आगामी सुखद भविष्य की बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। नमस्कार विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर ग्रुप डी में मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हमारे जो विषय विशेषज्ञों ने संभावित उत्तर बताया है उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले 81 नंबर 81 नंबर क्वेश्चन क्या है और इसका उत्तर क्या है देखिएगा। एक व्यक्ति जो दंत चिकित्सक के छेदन की आवाज के प्रति दुश्चिंता के साथ कोई प्रतिक्रिया करता है, वह एक इलेक्ट्रिक कॉफी पीसनहारा यानी कि ग्राइंडर के प्रति भी कुछ दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया देता है। यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनानुबंधित उद्दीपन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 82। एक बालक किसी परिस्थिति में सामाजिक मान्यता तथा उस परिस्थिति में उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए आचरण करता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ये एक नैतिक तर्क माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें वैज्ञानिक विधियों तथा प्रविधियों का अनुप्रयोग होता है, एकदम सही बात है। यह व्यवहार के आकलन के लिए व्यक्तिनिष्ठता पर बल देता है। यह शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में व्यवहार को समझने, भविष्यवाणी करने और नियंत्रित करने में सहायक है। इसमें सुव्यवस्थित सिद्धांत नियमों द्वारा समर्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए यह व्यवहार के आकलन के लिए व्यक्तिनिष्ठता पर बल देता है। यह स्टेटमेंट है वो गलत है शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर। ठीक है, एक दाएं हाथ के बल्लेबाज के दाएं हाथ में चोट लग जाती है और वह बाएं हाथ से खेलने की कोशिश करता है। राइट हैंड साइड से बैटिंग करता है, उसी पे चोट लग गई है, लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर रहा है। दाएं हाथ से सीखे गए कौशल के कारण उसके लिए बाएं हाथ से खेलना सुविधापूर्ण होता है। तो यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? हाथ चेंज कर रहा है, तो यह कैसा है? द्विपार्श्वीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 84 है उसका तीसरा ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, निम्नलिखित में से एक रक्षात्मक युक्ति के सहारे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बहाने बनाता है तथा सामाजिक रूप से स्वीकृत कारणों की मदद से अपने अनुचित व्यवहार को उचित सिद्ध करने की कोशिश करता है। यह किस प्रकार का समायोजन है? तो युक्तिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा है वो एक सामाजिक अभिप्रेरक माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के विषय में सही नहीं है? क्रिएटिविटी के संबंध में पूछा है आपसे, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन, प्रत्येक सृजनात्मक अभिव्यक्ति पूर्ण वैयक्तिकता रखती है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं। सृजनात्मकता विषय विशिष्ट नहीं होता है। सृजनात्मक चिंतन लचीला और खोजपूर्ण होता है। गलत बात है सेकंड। जितने भी इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव हो, ये कंपलसरी नहीं है। सेकंड ऑप्शन गलत है क्रिएटिविटी के लिए। नेक्स्ट 88, स्टर्नबर्ग के अनुसार एक व्यक्ति जो पारस्परिक बुद्धिलब्धि परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है लेकिन जो वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान जल्दी से पहचान लेता है उसे क्या कहते हैं? बुद्धिलब्धि भले ही कम हो लेकिन वास्तविक जीवन की समस्याओं का हल कर लेता है, तो ये किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है? व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, क्योंकि वो सामाजिक जीवन की समस्याओं का हल कर रहा है तो अपने व्यवहारिक ज्ञान से ये कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 89, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में जब प्रयोगकर्ता
यह निश्चित करता है कि स्किनर बॉक्स में प्रत्येक 10वीं सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाएगा। तो यह इस अनुसूची दिया जाएगा। तो इस अनुसूची को क्या कहा जाता है? प्रत्येक 10वीं सही अनुक्रिया पर क्या दिया जा रहा है? पुनर्बलन। तो फिर अगली 10वीं पे, फिर अगली 10वीं पे, तो एक फिक्स रेशियो है ना, एक निश्चित अनुपात। तो निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? अभिक्षमता के लिए कौन सा सही नहीं है? यह भविष्य में किसी भी संदर्भ के बिना वर्तमान क्षमता को इंगित करती है। यह सीखने में योगदान देने वाली किसी भी विशेषता को सम्मिलित करती है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का सूचक होती है। यह आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम होती है। अभिक्षमता जो है उसके बारे में गलत पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यह भविष्य के किसी भी संदर्भ के बिना वर्तमान क्षमता को इंगित करती है। ये गलत है। किसके लिए? अभिक्षमता के लिए। नेक्स्ट, कैटल के अनुसार वे लक्षण जिन्हें व्यवहार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है स्रोतशील गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है विकास के लिए। विकास के प्रत्येक चरण में संकट होते हैं। परिपक्वता व सीखना दोनों ही विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास अनिश्चित व अपूर्वानुमानित पैटर्न का अनुसरण करता है। गलत बात है ये विकास के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट, मार्श व उनके सहयोगियों के अनुसार किशोर विद्यार्थियों का शैक्षिक आत्म प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों द्वारा अत्यधिक निर्धारित होता है? अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से तुलना द्वारा, अन्य कक्षा के विद्यार्थियों से तुलना द्वारा, स्वयं के साथ तुलना द्वारा, या अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों से तुलना द्वारा। तो मार्श के अनुसार दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों से तुलना द्वारा शैक्षिक आत्म प्रत्यय है उसे निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति किसी बात को लिखकर अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकता है, किंतु हो सकता है उसी बात को वह बोलकर ठीक ढंग से व्यक्त न कर पाए। एकदम सही बात है। ठीक है। किसी व्यक्ति के भीतर पाई जाने वाली भिन्नताएं अंतः व्यक्तिक भिन्नताएं कहलाती है। एक व्यक्ति के बीच में, इंटर और दो व्यक्तियों के बीच में हो तो इंट्रा। ठीक है। अंतरा व्यक्तिक और एक व्यक्ति की ही हो तो अंतः व्यक्तिक। तो पूछा है तो इसके लिए दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो लिख तो देते हैं लेकिन बता नहीं सकते। ठीक है। दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा उन, गलत पूछा है। ठीक है। बाह्य अभिप्रेरणा उन कार्यों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है जिनमें सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा उस स्वायत्तता से संबंधित है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को करते समय आनंदित होता है। बाह्य अभिप्रेरणा न केवल व्यवहार से जुड़ी है बल्कि प्रदर्शन में वृद्धि से भी जुड़ी हुई। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्तियों में उत्पादकता के साथ साथ सृजनात्मकता को भी बढ़ाती है। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। बाह्य अभिप्रेरणा उन कार्यों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है जिनमें सृजनात्मकता चिंतन की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बाल अपराध का उपचार करने के लिए किया जाता है? बाल अपराध के उपचार के लिए कौन सा किया जाएगा? ठीक है। पहला, विशेष सुधार स्कूलों की व्यवस्था, विशेष बाल न्यायालयों की व्यवस्था, रिमांड होम्स की व्यवस्था, विश्लेषणकर्ताओं की सहायता लेना। चारों की सहायता होगी। बाल अपराध को रोकना है या उपचार करना है बाल अपराधियों का। नेक्स्ट,
एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में अपनी क्रियाओं पर स्वयं की नियंत्रण योग्यता के कारण स्वतंत्र होने का एहसास होता है? स्वायत्तता बनाम शर्म। नेक्स्ट, व्यक्तित्व मापन की निम्नलिखित प्रक्षेप्य परिविधियों का उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक के साथ सही मिलान कीजिए। पहला है शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण है वो फ्रॉयड और जुंग ने दिया, ठीक है। चित्र कहानी परीक्षण साइमंड ने। हस्तलेखन प्रविधि गार्डन और मर्फी ए। और वाक्य पूर्ति परीक्षण यही बच गया, तो ए में फोर्थ केवल सेकंड में है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रभावी शिक्षण हेतु निर्देशन शैक्षिक मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में सम्मिलित है? प्रभावी शिक्षण हेतु निर्देशन, तो ये अधिगम प्रक्रिया का भाग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य है? सही पूछा है, देखते हैं। 100 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होता है। एक मंद बुद्धि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु उसकी मानसिक आयु के समान होती है। एक कालानुक्रमिक आयु व मानसिक आयु समान, जब कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु समान होती है तो बुद्धि लब्धि 100 होती है। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय बीने ने विकसित किया। सही पूछा है ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारे मनोविज्ञान के क्वेश्चन थे। सर यहाँ पे थे नहीं तो मैं इनको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाया, ठीक है। और ये संभावित प्रश्न है, ठीक है। फिर भी कोई ऊपर नीचे होता है तो सर आपसे जरूर रूबरू होंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज के वरिष्ठ अध्यापक के प्रथम प्रश्न पत्र जो हुआ है उसमें राजस्थान इतिहास से संबंधित, विशेषकर आधुनिक राजस्थान और प्राचीन राजस्थान जो सभ्यता स्थल से प्रश्न पूछे गए, उसका स्तर सामान्य था। और लगभग अगर आपने किसी भी गाइड से भी पढ़ लिया है तो भी चांस गलत करने के कम है। या बिल्कुल ही नहीं पढ़े है वो अलग विषय है, लेकिन आपने कहीं से भी पढ़ा है तो ये सामान्य से सवाल थे और इसके उत्तर आपने आसानी से कर दिए होंगे। फिर भी हम हल करेंगे, इस प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? द्वितीय चरण एकीकरण का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, जब राजस्थान संघ बना तो उससे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण बातें राजस्थान संघ की उससे रिलेटेड कथन है। और अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लिया है तो गलत नहीं करोगे। पहला है, कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया। बिल्कुल, कोटा के शासक भीम सिंह और इनको राज प्रमुख बनाया गया था, राजधानी कोटा थी। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के शासकों को उपराज प्रमुख बनाया गया। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उपराज प्रमुख बनाया गया था बूंदी के बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख। राजस्थान संघ जो बना उसमें उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी थे। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। तो ये बात निकल करके आ गई है कि बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के शासकों को उपराज प्रमुख बनाया गया था। ये कथन गलत है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये भी देखना है, इसमें बूंदी, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक इत्यादि इस संघ के भाग थे, बिल्कुल थे। इस संघ का नाम राजस्थान संघ रखा गया था, बिल्कुल रखा गया था। तो ये 3, पहला, तीसरा और चौथा सही है। ये कथन जो है ये सही नहीं है, तो 2 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद गिरी एवं भील आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही
नहीं है। भील आंदोलन को जब पढ़ते हैं और गोविंदगिरी के बारे में पढ़ते हैं तो विस्तार से उनका हम अध्ययन करते हैं। इन कथनों से आपको स्पष्टता हो जाएगा कि कौन सा कथन सही नहीं बैठ रहा है। पहली बात है, गोविंदगिरी ने मानगढ़ पहाड़ी को अपना केंद्र बनाया। बिल्कुल ये बात सही है। मानगढ़ की पहाड़ी पर ही लास्ट में 17 नवंबर 1913 को घटना घटती है और इस दौरान गोलीबारी से कहते कि उस समय 1500 आदिवासी मारे गए थे। मानगढ़ पहाड़ी जो है वो बिल्कुल बांसवाड़ा की और गुजरात की सीमा पर आई हुई है। उस समय के सूंथ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर, इनके बीच में आया हुआ था, महत्वपूर्ण केंद्र था और भीलों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं पर आध्यात्मिक रूप से भील प्रतिवर्ष गोविंदगिरी के नेतृत्व में एकत्रित होते थे, तो ये इनका प्रमुख केंद्र था। दूसरी बात है, गोविंदगिरी ने प्रत्येक भील गांव में धूनी स्थापित की थी। बिल्कुल धूनी स्थापित की और उसकी सुरक्षा हेतु कोतवाल, जिनको भक्त कहा जाता था, इन कोतवालों की नियुक्ति की। ये बात भी सही है। तीसरी बात है, अप्रैल 1915 में गोविंदगिरी को ईडर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब ये जब घटना घटी थी, ये घटी थी 17 नवंबर 1913। इस घटना के तुरंत बाद ही फरवरी 1914 को गोविंदगिरी और पूंजाधीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गोविंदगिरी और पूंजाधीर जी, अगर हम सन की बात करें तो भी ये 1915 नहीं है, इनकी गिरफ्तारी जो हुई थी वो फरवरी 1914 में हुई थी। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। चौथी चीज है, गोविंदगिरी ने भगत पंथ की स्थापना की। बिल्कुल ये बात सही है, इन्होंने संप सभा और भगत पंथ की स्थापना की थी। तो आपका उत्तर जो निकल करके आएगा वो है 3 नंबर। अप्रैल 1915 में गोविंदगिरी को ईडर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उत्तर सही हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। इनमें घटनाएं कब कब घटी? तो अगर आप देखोगे, एरेनपुरा में जो घटनाएं घटी थी वो 21 से 23 जनवरी के बीच में घटी थी, और 21 से 23 अगस्त, 21 से 23 अगस्त। नीमच में 3 जून 1857। नसीराबाद में 28 मई, सबसे पहले 28 मई 1857। और आहुआ की घटना जो है, आहुआ में घटना घटी थी वो 20 जनवरी 1858 में हुआ था, क्योंकि इससे पहले आहुआ में 2 युद्ध और लड़े गए थे। बिथोड़ा का युद्ध जो लड़ा गया था वो 8 सितंबर को लड़ा गया था, 8 सितंबर 1857। और चेलावास का युद्ध लड़ा गया था 18 सितंबर 1857। एरेनपुरा में जो घटना घटी थी वो घटना जो है 21 से 23 अगस्त है। तो अब आप निकालेंगे 28 मई 1857, 3 जून 1857 और 21 से 23 अगस्त 1857 और 20 जनवरी 1858। तो इसका अगर क्रम सेट करें तो सबसे पहले घटना नसीराबाद में घटी, उसके बाद में नीमच में घटी, उसके बाद में एरेनपुरा में घटना घटती है, और 3 नंबर आपका ऑप्शन जो है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई? तो सेवा संघ की स्थापना जो है वृदा में की गई थी। उत्तर आपका सही हो जाएगा वृदा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से बलवंत सिंह मेहता के घर साहित्य कुटीर में प्रजामंडल की स्थापना 1938 को की गई थी, 24 अप्रैल 1938। और इस दौरान सर्वप्रथम जब प्रजामंडल की स्थापना की गई थी तो बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो संस्थापक अध्यक्ष तो बलवंत सिंह मेहता थे, लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1941 में, प्रथम अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। तो उदयपुर के बारे में आपको याद रखना है कि प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तब संस्थापक अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे
बाद में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। तो यहां संस्थापक अध्यक्ष पूछा है तो उत्तर आपका सही हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बीबी लाल, दयाराम साहनी, रतन चंद्र अग्रवाल या आलोक त्रिपाठी? उत्तर आपका सही हो जाएगा रतन चंद्र अग्रवाल, 3 नंबर। तो ये थे राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। नमस्कार मित्रों, आज हम वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप डी का फर्स्ट पेपर जो आयोजित हुआ उस पर बातचीत करेंगे। हम बातचीत करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी सर्वे पर। पिछली पेपरों की भांति इस पेपर में भी 10-5 का रेशियो, यानी 10 राजस्थान करंट अफेयर्स से 5 इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ रहे। सर ने एक इकोनॉमी सर्वे की श्रृंखला भी चलाई थी जिसके अंदर कृषि, उद्योग, सेवा और विदेशी व्यापार, इन 3 टॉपिक को लगभग 5 से 6 क्लास के अंदर पूरा करवाया था। तो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और सर के क्लास से ही 5 में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट अफेयर्स की लगातार सीरीज चल रही है। तो हम बातचीत बिना समय गवाए बातचीत करते आगे कि IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया? IPL 2025 18वां संस्करण आयोजित किया गया 2025 के अंदर। राजस्थान रॉयल्स के ये खिलाड़ी जिसका यहाँ जिक्र किया गया है कि जिसे कौन सा अवार्ड दिया? सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया। ये खिलाड़ी थे वैभव सूर्यवंशी, सबसे तेज तर्रार युवा खिलाड़ी है। इन्होंने इस IPL के अंदर 7 मैच खेले। 7 मैचों के अंदर इन्होंने लगभग 252 करीबन रन बनाए। 206.5 की इकोनॉमिक रन रेट की वजह से इन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया। ये बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की। तो वैभव सूर्यवंशी मूलतः बिहार के हैं। राजस्थान रॉयल्स के राजस्थान रॉयल ने नीलामी के थ्रू 1.1 करोड़ में खरीदा था। ठीक है, ये IPL कौन सी बात करते हैं? IPL 2025 की जो 18वां संस्करण आयोजित हुआ उसकी बातचीत कर रहे हैं। अब फाइनल मैच बेंगलुरु वर्सेस पंजाब के बीच में हुआ जिसके अंदर बेंगलुरु की विजय होती है और बेंगलुरु फर्स्ट बार अपनी IPL ट्रॉफी जीतती है। तो हमने यहाँ वैभव सूर्यवंशी की बात की। वैभव सूर्यवंशी IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया? तो वैभव सूर्यवंशी को दिया गया। तो उत्तर इसका 3 सही माना जाएगा। आगे, एम्स जोधपुर ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के सहयोग से इसके बीच इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को कहाँ किया गया? इसके बीच उन्मूलन पहल शुरू की थी 16 जून 2025 को सिरोही के अंदर आबू रोड के सैटेलाइट ट्राइबर सेंटर के अंदर शुरू की गई। तो इसका उत्तर 1 सही माना जाएगा। आगे, राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उनके नवनियुक्त कुलपति और कुलगुरु के बारे में दिया गया। एक तरह यूनिवर्सिटी के नाम दिए गए और फिर उनके कुलपति और कुलगुरु। अभी विधानसभा के अंदर एक पारित तो लेके आए थे, बिल लेके आए थे भाई कुलपति को कुलगुरु का दर्जा दिया जाए। तो वो अभी वर्तमान के अंदर कौन कौन है इस पर बातचीत करते हैं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन है? तो यहाँ सर ने पढ़ाया था मई करंट के अंदर। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग एक बीकानेर के थे। कोटा विश्वविद्यालय का सर ने यहाँ जिक्र किया था भगवती प्रसाद सारस्वत, प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत कोटा के थे। तो ये भगवती प्रसाद कोटा के थे। 3 हो जाएगा इसका, यानी सी का 3 1 नंबर पे है तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा और ए हो रहा है सीधा। आगे, 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किसका विमोचन या शुभारंभ नहीं किया गया था? किसका शुभारंभ सांख्यिकी विभाग दिवस पर? ये क्वेश्चन पिछले लगभग C ग्रुप के अंदर आया था।
जिसके अंदर प्रोफेसर महानोबेल्स के बारे में, की जैन जयंती के बारे में पूछा था। शायद वहाँ डेट पूछी थी कि कब हुआ था ये सांख्यिकी, राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब आयोजित किया गया था, वो डेट पूछी थी उसके अंदर। इसके अंदर पूछा था इसी दिन क्या विमोचन नहीं किया, क्या किसका शुभारंभ नहीं किया गया। तो HDG वेबसाइट यानी सतत लक्ष्य वेबसाइट का वर्णन किया था। बाकी स्टेट एयरबुक का शुभारंभ किया था। राजस्थान HDG स्टेट्स रिपोर्ट 2025 का शुभारंभ किया था। वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट 0.4 का शुभारंभ नहीं किया था। यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। आगे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। राइजिंग राजस्थान से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और एक इम्पोर्टेंट भी है। और सर से एक मैं निवेदन भी करूंगा, राइजिंग राजस्थान पर एक बढ़िया शानदार क्लास जिसके अंदर पूरा राजस्थान इससे शुरुआत से लगाकर लास्ट तक दिसंबर के अंदर एक क्लास लगवा देंगे, ताकि क्योंकि कॉन्क्लेव हो रहा है अभी तक। एक सर ने आया था क्वेश्चन, वो डाउटफुल वाला, सर ने आपको वो डाउट दूर भी किया था कि वैसे 9-10 दिसंबर होना चाहिए कि या 10 से 11 दिसंबर होना चाहिए। तो दिसंबर से पहले जब ये आयोजन होगा उससे पहले एक सर से कहेंगे राइजिंग समिट पर आप अच्छे से एक क्लास लीजिए, क्योंकि लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आगामी भर्तियों के अंदर के लिए भी काम आएगा राइजिंग समिट। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राजस्थान सरकार से MOU हस्ताक्षरित करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 में आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर क्या है। तो सर ने जून जुलाई 2025 की अभ्यास सीरीज के अंदर पढ़ाया था कि रिको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना मार्च 2025 में शुरू की गई थी। उद्देश्य है कि राइजिंग राजस्थान के MOU होल्डर्स को रिको औद्योगिक क्षेत्र में आरक्षित दर पर औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराना। आरक्षित दर पर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर हो, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी सही, यानी 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे शतरंज में राजस्थान के खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। जून 2025 में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में राजस्थान के अभिजीत गुप्ता इंटरनेशनल मास्टर बने। ये क्वेश्चन कई जगह अभिजीत कह रहे हैं कि यहाँ मास्टर इंटरनेशनल मास्टर बने। कई यहाँ एक लिखा हुआ है कि जयपुर के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी यश भरड़िया चेस के इंटरनेशनल मास्टर बने थे, लेकिन अभिजीत गुप्ता बने थे इंटरनेशनल मास्टर, लेकिन 2005 की बात है और 2008 में हेड मास्टर बने थे, उस टाइम की बात है। ये इंटरनेशनल मास्टर की बात की जाती तो यश भराड़िया इसका सही होगा, अभिजीत गुप्ता नहीं होगा, यश भराड़िया होगा। ये कथन गलत है, ठीक है। तो कथन ए भी सही नहीं है, सिर्फ A भी सही नहीं है, ठीक है। तो केवल B सत्य है, B सत्य है, यहाँ B सत्य है। यानी जून 2025 में उड़ीसा के खोरदा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-07 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान की श्रेयांजी जैन ने गोल्ड मेडल जीता था श्रेयांजी जैन ने। तो ये कथन सही है, यानी केवल कथन B सत्य है, कथन B सत्य है, यानी 3 इसका उत्तर है। आगे अप्रैल से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 अप्रैल 2025 को प्रचारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समावेशन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया। राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक क्या है, ठीक है। तो सर ने यहाँ लिखाया था कि 1 मई 2025 से बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक के नाम से की जाने जाएगी। दोनों बैंकों का मर्ज आज से प्रभावी होगा। राजस्थान ग्रामीण बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित हो, यानी उत्तर इसका 2 सही हो जाएगा। और ये एक पेज भी लगाया था महत्वपूर्ण आम सूचना के अंदर। आगे 2025 में विश्व बीच सैम्बो चैंपियन सिंगापुर में 71 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया था, कुलदीप सिंह का चयन किया था। ये सर के पढ़ाई उस कंटेंट से नहीं है, शायद तक पीपीटी में लिखी। राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये इंपॉर्टेंट है। शायद तक फ्लैगशिप योजना के अंदर ये इस योजना को शामिल किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। यानी ये BPL परिवारों को इसके अंदर राहत प्रदान के लिए BPL परिवार को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता की जाएगी। क्या 2 लाख की सहायता की जाएगी? नहीं,
इसके अंदर 1 लाख की सहायता की जाएगी बीपीएल परिवार को। साथ में जो स्वयं सहायता समूह वाले महिला है SHG, उसको 15,000 का मुआवजा सहायता दी जाएगी। सहायता 2 प्रकार की होगी, जिसमें 1 लाख की दी जाएगी, 2 लाख की नहीं होगी। कितने लाख की? 1 लाख की होगी। यानी कथन ये गलत है। इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। निश्चित रूप से फर्स्ट वालों को 50 लाख की राशि दी जाएगी, सेकंड वालों को 35 लाख की राशि दी जाएगी और थर्ड वालों को 25 लाख की राशि दी जाएगी। ये रैंकिंग पुरस्कार त्रैमासिक की आंकड़े हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है कि फर्स्ट को 50 लाख, सेकंड को 35 लाख और थर्ड को 25 लाख की राशि दी जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 50 लाख तो सही है, 1 लाख गलत है। कथन ए असत्य है, कथन ए असत्य है, बी सत्य है। 2 उत्तर। आगे, फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना जो कब 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हुई। ये सर ने फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को सर ने एक विस्तार से आपको मई जून की एक MCQ चली थी, उसके अंदर सर ने आपको विस्तार से समझाया था कि इसके अंदर कब शुरू की गई थी स्वीकृति, इसको स्वीकृति कब दी गई, इसके अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी क्या है, पंजाब की या हरियाणा की हिस्सेदारी इसके अंदर क्या है। तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, या हरियाणा का उल्लेख नहीं है या पंजाब का उल्लेख किया गया है। उसके अंदर कुल लागत कितनी दी गई है, इस पर भी चर्चा की गई है। तो अपने बारी बारी से आप पॉइंट पढ़ते हैं कि स्वीकृति अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग ने नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति हुई। निश्चित रूप से इसके अंदर लिखा हुआ है सर के कि राजस्थान पंजाब की संयुक्त परियोजना जिसकी पुनर्निर्माण की स्वीकृति केंद्रीय जल आयोग ने अप्रैल 2025 में की, अप्रैल 2025 में की। ठीक है। हाँ, आगे इस परियोजना की कुल लागत कितनी होगी? इस परियोजना की 647.62 करोड़, 647.62 करोड़। यानी ए कथन सही है, बिल्कुल ए सही है, यानी ए सही है। इसका मतलब ये स्पष्ट लिखा हुआ है, केवल एक नहीं, इसके अंदर 2 का उल्लेख है, इसके अंदर 2 का उल्लेख है नहीं, ये भी गलत है। अब बात करते हैं आगे। इसमें हरियाणा की हिस्सेदारी 60% हिस्सेदारी 66%। क्या हरियाणा की 67%? नहीं, पंजाब की है। कितनी है पंजाब की हिस्सेदारी? आप क्रमशः कितनी है? पंजाब की 58.54% है, पंजाब की 58.5 है, राजस्थान की 4 ये भी कथन गलत है। तो ये भी कथन एक गलत है, 3 गलत है कथन, जिसमें 3 है वो गलत है, इसमें 3, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर इसका होता है। आगे, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही का उत्तर का चुनाव कीजिए। अब ये है इंडियन इकोनॉमी सर्वे से। इंडियन इकोनॉमी सर्वे से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और हमने बात की इससे पहले 10 क्वेश्चनों की। वो राजस्थान करंट अफेयर से 10 में से 8 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर से अपने कंटेंट से आए हैं, सर के कंटेंट से आए हैं। और अब बात करते हैं इसकी इंडियन इकोनॉमी सर्वे की। इंडियन इकोनॉमी सर्वे के अंदर 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, PPT साथ में नहीं लगाई, ठीक है। आप आंसर बता देता हूँ। ग्वार रबी की फसल है, ग्वार रबी की नहीं है, खरीफ की फसल है, याद रखिए, ये आपको पता भी होगा। भारत विश्व के ग्वार उत्पादन का 80% पैदा करता है, बिल्कुल 80% पैदा करता है। राजस्थान देश के ग्वार उत्पादन का 62% नहीं, लगभग इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी सर्वे के अंदर स्पष्ट रूप से 90.36% करता है। केंद्रीय बजट के अंदर है, शायद इनका उल्लेख किया गया। देश में परिष्कृत ग्वार गम का 90% निर्यात होता है, यानी कथन 2 और 4 चाहिए, कथन 2 और 4 चाहिए, यानी उत्तर 2 इसका होगा। उत्तर इसका क्या होगा? 2 सही होगा। आगे, भारत के दूरसंचार क्षेत्र के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही कर लीजिए। भारत के 84% टेली घनत्व के साथ दूरसंचार का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, राइट। टेलीमैटिक्स विकास के अंदर C. भारत में विकसित देशों और विदेशी तकनीकें घनिष्ठ सहयोग से दूरसंचार के क्षेत्र में शोध और विकास का प्रतिबद्ध है, यानी कथन ए और 2 दोनों सही है। इसका उत्तर 4 सही हो जाएगा। ये सर इंडियन इकोनॉमी सर्वे और राजस्थान करंट अफेयर का प्रूफ सहित एक सर अपनी चैनल पर डॉक्टर गणपत सिंह राजपूत चैनल पर आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, जहाँ आपको प्रूफ भी लगा देंगे कि हमने ये पढ़ाया था, इसके अंदर आया था। MSME की नवीनतम परिभाषा के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? MSME के नवीनतम परिभाषा के अनुसार देखिए, MSME नीति के अंदर 3 पार्ट दिए हुए, सूक्ष्म,
लघु और मध्यम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम के अंदर हमने सर ने बात भी की थी कि टर्नओवर की और निवेश की। तो एक बार अपन भी बात करते हैं इस पर। भाई 3 पार्ट होते हैं जिसके अंदर सूक्ष्म, लघु और मध्यम, जिसके अंदर सर ने बात की निवेश की और टर्नओवर की। ठीक है, ठीक है। यहाँ बात हम करोड़ों के अंदर करेंगे, करोड़ के अंदर करेंगे बात। ठीक है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम निवेश के अंदर इसकी आंकड़े दिए गए हैं कि 2.5 करोड़ का क्या होगा, निवेश होगा सूक्ष्म। लघु के अंदर कितना होगा, 25, और मध्यम के अंदर कितना होगा, 125। ये होगा निवेश, क्या होगा, निवेश। अब टर्नओवर कितना होगा, टर्नओवर होगा इसका, सूक्ष्म का होगा 10, लघु का होगा 100 और मध्यम का होगा 500। मध्यम का कितना होगा, 500 टर्नओवर। ठीक है, संभावित क्षेत्र पे हम बता रहे हैं। ठीक है, सर ने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एमएसएमई को पूरे आराम से विस्तार से समझाया। ठीक है, तो हम इस पर अब बातचीत करते हैं। ये आपने अपने पास एक टेबल तैयार हो गई, इसके अंदर बात करते हैं। मध्यम उद्यमों के लिए निवेश सीमा क्या 100 करोड़ है? मध्यम के अंदर मध्यम निवेश 100 करोड़ है? नहीं, 125 है। कथन ए पहला ही गलत है, 100 नहीं 125 है। आगे देखते हैं क्या अपनी टेबल सही है। लघु उद्यमों के लिए निवेश सीमा 25 करोड़ है, लघु के लिए निवेश कितनी है, 25 है, राइट है। आगे सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए निवेश सीमा 2.5 करोड़ है, सूक्ष्म की 2.5 है, निवेश सही, राइट है। मध्यम उद्यमों के लिए टर्नओवर सीमा कितनी है, टर्नओवर 500 करोड़ है, टर्नओवर मध्यम की 500 करोड़, सही है। यानी कथन एक असत्य है। मध्यम उद्यमों के लिए निवेश सीमा 100 करोड़ ना होकर कितनी है, 125 करोड़ है। ठीक है, तो कथन एक गलत है। भारत में भूमि सुधारों के अंतर्गत इनमें से कौन से कदम उठाए गए? मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, भू जोतों पर सीमा निर्धारण, अधिक उपज बीजों का उपयोग, यानी ये कथन सही है, ए का उत्तर होगा। भारत में 1950 के बाद निम्न में से किस वर्ष या वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? तो 1972, 73 और 77 के अंदर, ये सर ने सर्वे के अंदर करवाया। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और साथ में बड़े विस्तार से सुना होगा। आज एक विशेष सूचना आपको देना चाहता हूँ कि सर के राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के 60 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 3 ग्रुपों के अंदर, ए बी सी और डी के अंदर। 60 में से सर के कंटेंट से 52 से 53 क्वेश्चन आए हैं। और सर वीडियो प्रूफ सहित एक अपने ही चैनल पे डाल देंगे, जहाँ आप देख लेना प्रूफ वगैरह सर के पढ़ाए हुए कंटेस्ट में से कितना आता है। 60 में से लगभग 52 से 53 क्वेश्चन आए। ठीक है, धन्यवाद साथियों।